हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक ट्रेड में। दोस्तों, इजराइल और हमास के वार के बारे में आपको तो पता ही होगा। सारे न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पर बस यही छाया हुआ है और वहाँ की विजुअल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और भयावह है। दोस्तों, युद्ध का कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसमें मरता मासूम ही है और तबाही इतनी बड़ी होती है कि इसका भरपाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। अभी दुनिया रशिया और यूक्रेन के वॉर से बाहर नहीं आई कि हमें एक और वॉर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, युद्ध का कारण क्या है, कैसे हुआ, इस बात में ना उलझते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या हो सकता है। इम्पैक्ट समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंडिया यानी भारत का रिलेशन और इजराइल का रिलेशन कैसे हैं। इजराइल और भारत का रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं और कारगिल के टाइम पे भी इजराइल ने भारत की बहुत बड़ी मदद की थी। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ ट्रैक करते होंगे तो आपको इस बात का ज़रूर पता होगा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो इजराइल और भारत का रिलेशन है सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन ना होकर एक दोस्ताना रिलेशन भी है। इजराइल और भारत का मिलिट्री अलायंसेस भी हैं। एग्रीकल्चर और मेडिसिन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर में भी इनका कोलैबोरेशन है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और इजराइल के रिलेशन कैसे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2000 में भारत और इजराइल का ट्रेड का जो टर्नओवर था वो 1000 मिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 2022 में 8000 मिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब समझने की कोशिश ये करते हैं कि वो टॉप 10 प्रोडक्ट कौन से हैं जो भारत एक्सपोर्ट करता है इजराइल को। दोस्तों, जो टॉप 10 प्रोडक्ट में जो पहले नंबर का प्रोडक्ट आता है वो मिनरल्स एंड फ्यूल्स हैं। दूसरे नंबर का प्रोडक्ट है प्रीशियस मेटल्स एंड पर्ल्स। तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रिकल मशीनरी प्रोडक्ट। चौथे नंबर पर ऑर्गेनिक केमिकल। पाँचवें नंबर पर प्लास्टिक। छठवें नंबर पर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। सातवें नंबर पर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। आठवें नंबर पर टेक्सटाइल प्रोडक्ट। नौवें नंबर पर न्यूक्लियर और 10वें नंबर पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो टॉप 10 प्रोडक्ट और सर्विसेज कौन सी है जो भारत इंपोर्ट करता है इजराइल से। तो उसमें से पहला नंबर का जो प्रोडक्ट है वो प्रीशियस मेटल्स हैं, ज्वेलरीज। दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीनरी प्रोडक्ट। तीसरे नंबर का प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर। चौथे नंबर पर मिनरल्स एंड ऑयल्स। पाँचवें नंबर पर आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। छठे नंबर पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सातवें नंबर पर मेडिकल इक्विपमेंट। आठवें नंबर पर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। नौवें नंबर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और 10वें नंबर पर प्लास्टिक्स हैं। दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इजराइल को टॉप कंपनियां कौन सी हैं जो इंडिया में इन्वेस्टेड हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पे जो कंपनी आती है वो है एबगोल नॉनबेंस। दूसरे नंबर पर है रिव्यूलिस। तीसरे नंबर पर है टेवा फार्मा। चौथे नंबर पर न्यूलिंक और पाँचवें नंबर पर नंदान। ठीक है दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की वो कौन सी कंपनी है जो इजराइल में इन्वेस्टेड है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीसीएस ने 2005 में इजराइल में अपना ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, तो टीसीएस पे इम्पैक्ट आ सकता है। एसबीआई ने भी अपना ऑपरेशन 2007 में शुरू किया हुआ है। जैन इरीगेशन ने नंदान इंडस्ट्रीज़ को फुल्ली एक्वायर्ड कर लिया है। ठीक है दोस्तों, सन फार्मा ने अपने 66% स्टेक आरसीएस फार्मा में एक्वायर किया हुआ है। टेक महिंद्रा और विप्रो जैसी कंपनियों का भी इजराइल में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों, ये रही वो इंडियन कंपनी जो इजराइल में इन्वेस्टेड है और कल इनमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनियां हैं निफ्टी 50 की टॉप कंपनियों में से एक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कल निफ्टी में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही एक नज़र हम ये डालते हैं कि पास्ट में जब ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में तो उसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जो पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में वो 25 जनवरी 2006 में हुआ था, जिसमें मार्केट 1.11% ऊपर गया था। ठीक है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट 25 जून 2006 में हुआ था, जिसमें मार्केट 3.27% डाउन गया था। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जून 14, 2007 में हुआ था, जिसमें मार्केट 1.38% अप गया था। चौथा कॉन्फ्लिक्ट दिसंबर 27, 2008 में हुआ था, जिसमें मार्केट 2.27% अप था। पांचवा कॉन्फ्लिक्ट नवंबर 14, 2012 में हुआ था, जिसमें मार्केट 0.63% डाउन था। छठवा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोस्तों 30 मार्च 2018 को, जिसमें मार्केट लगभग 1% अप था। सातवां कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 10 मई 2021 में, जिसमें मार्केट लगभग 0.80% अप था। आठवां कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अगस्त 2022 में, जिसमें मार्केट 0.09% अप था। ठीक है दोस्तों, और ये नौवां कॉन्फ्लिक्ट है जो कल हुआ है अक्टूबर 2023 में।
तो पास्ट के डेटा से हमें ये पता चलता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नया नहीं है, ये काफ़ी टाइम पुराना है और काफ़ी टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है और इसका इंडियन स्टॉक मार्केट पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी तक तो फिलहाल देखने को नहीं मिला हुआ है। सिर्फ जून 25, 2006 को निफ्टी में सबसे बड़ा डाउनफॉल आया था, लगभग 3.25% का। तो अब ये एनालिसिस के बाद हमें एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, उस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ये सिचुएशन है दोस्तों वो पास्ट की सिचुएशन की तरह नहीं है। पास्ट की सिचुएशन की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसराइल के प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, उन्होंने क्लियर वर्ड में वॉर डिक्लेयर कर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बट उम्मीद कर सकते हैं कि ये डाउनफॉल बहुत बड़ा नहीं होगा, अगर होगा भी तो शायद जल्द रिकवरी देखने को मिल सकती है, सेम है जैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है और पैनिक में अपना कोई पोजीशन सेल नहीं करना है। दूसरा, इस डाउनफॉल का फायदा उठाएं और क्वालिटी स्टॉक में अपना पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा, आपका कोई पोजीशन अगर प्रॉफिट में है तो प्लीज़ अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि डाउनफॉल होगा या नहीं होगा, अगर होगा फिर तो कितना बड़ा होगा। चौथा, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। पांचवा, अपने ओपन पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगाकर चलें। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एज ए ट्रेडर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो ट्रेडर होता है ना, मार्केट में अप हो या फिर डाउन हो, वो दोनों तरफ पैसा बनाता है। इसीलिए अभी के टाइम पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसको चाहिए कि पहले सिचुएशन को वेट एंड वॉच करे, कल मार्केट खुलने तक का वेट करे, सिचुएशन को ऑब्जर्व करे। ठीक है, उसके बाद ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूशन का कोई प्लान करे। ठीक है दोस्तों, फोमो में अगर कोई ट्रेड नहीं करना है, फोमो मतलब जैसे कि अब न्यूज़ है तो पता चला कि चलो मार्केट डाउन ही जाएगा तो चलो 1000 क्वांटिटी शॉर्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, अपने पोजीशन साइज को लिमिटेड करना है, एसएल लगा के ही चलना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा दोस्तों ये रिसर्च आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए मनोबल बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।